प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट में सेकंड चैप्टर के डिस्कस करते हैं। ये सेकंड चैप्टर मैंने इसलिए इसको बोला है क्योंकि फिजिक्स पार्ट का ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट था मोशन और सेकंड है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट इसमें हमको पढ़ना है फोर्स। जूनियर क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा है फोर्स, पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट। पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट इज जनरल डेफिनेशन है, सब लोग बोलते हैं पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। डेफिनेशन इसके लिखते हैं एन इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस मीन्स होता प्रभाव। एन इन्फ्लुएंस विच चेंजेस आर टेंड्स टू चेंज, जरूरी नहीं कि कर ही देगा, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन ही तो होगा नहीं, हो सकता है डायरेक्शन चेंज कर दे, शेप चेंज कर सकता है, तो मोशन लिख सकते हैं। और डायरेक्शन और शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हो गई फोर्स। इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब आते हैं टाइप्स। अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स और इसके टाइप्स की बात कर लें तो हमारे पास एक आता है बैलेंस फोर्स, दूसरा आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, इसमें हम बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। इफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सेवरल फोर्सेस बिकम्स जीरो। अब रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है कि एक सिंगल फोर्स है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हों, किसी भी डायरेक्शन में लग सकते हैं, और इन सारे फोर्स जब सेवरल फोर्सेस लगेगा और फाइनली क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई। ये अगर ये अपनी ही पोजीशन में रहा, ना ये राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस नहीं होता है, तो इस केस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। उसका रीजन है कि रिजल्टेंट फोर्स, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूं, इससे और क्लियर हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आगे लगा दें if resultant force of several forces acting on an object becomes zero, then it is called balance force. Balance force, अब इसको कह सकते हैं बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और सिंपली बैलेंस फोर्स, यानी कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये सब बैलेंस फोर्स है। क्यों? एक्चुअली होता क्या, रिजल्टेंट फोर्स जो हमने यहां पे लिखा, ये एक सिंगल फोर्स होता है। इतने सारे फोर्स लगने के बाद में जो रिजल्टेंट फोर्स आया, यानी कि सिंगल फोर्स आया, वो फाइनली क्या क्रिएट करता है,
क्या इसको वो डिस्प्लेस कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर डिस्प्लेस कर दिया तो वो अनबैलेंस्ड, डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो वो बैलेंस फोर्स। इसलिए हमने लिखा इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बिकम जीरो देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इतना वैसे लिख करके, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया डेफिनेशन। इसमें यहाँ पे एन छूट गया था, एन बढ़ा लेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अब ये दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद में इसमें एक्चुअली में हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने पुश और पुल, जो हम लोग वर्ड पढ़ते हैं पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज ये एक हमारे पास पेपर वेट है, इसको हमने पुश किया इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, बहुत तरफ से इसको हमने, और फाइनली ये अपनी पोजीशन पर है, तो ये होगा केस बैलेंस्ड फोर्स का। लेकिन अगर हमने इसको पुश किया और ये मूव कर गया किसी डायरेक्शन में, तो मूव कर गया, या इस डायरेक्शन से इसको हमने पुश किया, इधर से आ गया, तो अगर ये मूव कर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनबैलेंस फोर्स हुआ। जनरली हम लोग अनबैलेंस फोर्स की ही बात करते हैं। जब हम कभी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं तो वो होगा अनबैलेंस्ड फोर्स से। अनबैलेंस्ड फोर्स से ही उसकी पोजीशन चेंज होगी, बैलेंस फोर्स से उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है 1 मार्क में। इफेक्ट क्या क्या है फोर्स की? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बहुत सिंपल है, इसका जवाब सब लोग दे सकते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, इट कैन चेंज, अभी हमने बताया था, शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पहला ही लिख सकते हैं इट कैन चेंज शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सेकेंड, अब अगर हम लोग किसी भी अगर कोई साइकिल चला रहा है और हमने उसको पीछे से पकड़ लिया, वो रुक जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और क्या हो सकता है? स्पीड भी तो उसको दे सकता है वो। अब फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, शेप साइज का हमने लिख लिया। A force can move a stationary object. A force can move a stationary object. रुका हुआ ऑब्जेक्ट। एक और लिख लेते हैं, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये बहुत सारा बहुत सिंपल टॉपिक था। तो इस पेज में हम लोगों ने इतना पढ़ा कि फोर्स क्या था। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि फोर्स के बाद में हम लोगों ने इसको देखा कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस, 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हो गए, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। हमने बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा कि इफ resultant of several forces acting on an object becomes zero, then it is called balanced force and unbalanced force.
इफ रिजल्टेंट फोर्स से ऐसा डेफिनेशन आप लिखेंगे, इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सेवरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने ये 5 इफेक्ट्स बता दिए, इसको आप लोग तैयार करेंगे। अब आते हैं एक टर्म और यहां पे दिखा दें, यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक फार्मूला पढ़ा होगा, अभी आगे इसी चैप्टर में फिर से बताएंगे। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फाइनली बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरी यूनिट इसी को बोलते हैं आर न्यूटन, डिनोटेड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन से इसको हम डिनोट करते हैं। एग्जाम में आता है कि डिफाइन 1 न्यूटन, यानी कि अगर पूछा जाए कि डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स, डिफाइन 1 न्यूटन, तो इसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे? ये यूनिट ऑफ फोर्स 1 मार्क में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन। ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन डिनोटेड बाय कैपिटल एन। अब अगर कोई पूछता है डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इसी से इसकी डेफिनेशन आएगी, इसी से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। हम लोग इस डेफिनेशन को बहुत इजीली लिख सकते हैं कि इफ वी अप्लाई a force to any object of mass 1 kg, if we apply a force to any object of mass 1 kg and produces, अब फोर्स अप्लाई करने के बाद में produces acceleration of 1 meter per second square, 1 meter per second square, then applied force is equal to 1 न्यूटन। ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। मास 1 किलोग्राम होना चाहिए, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस होना चाहिए, दोनों को मिला देंगे, ये न्यूटन बन जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इनर्शिया प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझना होगा कि अगर हमने कह दिया कि एक हमारे पास ये हमने ग्लास स्लैब रख दिया, ये ग्लास स्लैब इस पोजीशन में कब तक रखा रहेगा, तो इसका जवाब आप देंगे कि जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना करें। हमारे वर्ड पे ध्यान देना, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स लगेगा तब ये फिर से मूव नहीं करेगा, तो अनबैलेंस्ड फोर्स जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये मूव करेगा। तो इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंज इन। अब हम इस पे जब फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये चाहता है रेस्ट में ही रहे, ये अपनी पोजीशन को, जैसे हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे ये इसका अपोज करेगा, तो हमको लार्जर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम एक बात पूछते हैं कि इसको मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा या इस ऑब्जेक्ट को मूव करने में, तो ऑब्वियस सी बात है जवाब आप लोग देंगे कि सेकंड ऑब्जेक्ट को मूव करने में कम फोर्स लगेगा, इसको मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा। इट मींस दोनों ही अपोज करेंगे, ये भी ऐसे रखा रहेगा तो भी ये
अपने मन से नहीं चल देगा कि ये कब तक रखा रहेगा, 2-4 साल तक, 10 साल तक, कभी भी नहीं हटेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन हम इसको ऐसे स्लोप सरफेस पे, ऐसे स्लोप पे रख देंगे तो ये मूव कर सकता है, इसलिए स्ट्रेट पाथ पे रखेंगे। स्ट्रेट पाथ पे तब तक नहीं मूव करेगा जब तक इस पर कोई हम किसी भी टाइप का एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट में ज्यादा फोर्स किस पे लगाना पड़ेगा? इस पे लगाना पड़ेगा, इस पे कम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ग्रेटर है उसकी इनर्शिया भी ग्रेटर होगी। तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं, ग्रेटर मास causes ग्रेटर इनर्शिया। ये लाइन छोटी सी लाइन है, याद कर लेंगे। ग्रेटर मास causes ग्रेटर इनर्शिया, मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगी। हम आपसे पूछते हैं कि इन व्हिच केसेस इनर्शिया इज ग्रेटर, किस केस में इनर्शिया ज्यादा होगी? अब हम केस देने जा रहे हैं। फर्स्ट, अ कार एंड अ बाइक। अ कार एंड अ बाइक, किसका मास ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, कार का मास ज्यादा होगा तो इसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट, ट्रेन एंड बाइसिकल। तुरंत जवाब आ गया होगा, ट्रेन की इनर्शिया ज्यादा होगी। एक और केस डिस्कस कर लें। 1 रुपी कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन, किसकी इनर्शिया ग्रेटर होगी? तो 5 रुपीज कॉइन की इनर्शिया ग्रेटर होगी। तो ये हमारे पास आ गए कि ग्रेटर इनर्शिया कब होगा? जब मास ग्रेटर होगा। ऐसे कह सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ग्रेटर होगा उसकी इनर्शिया भी ग्रेटर होगी। अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी उसकी कम होगी, अपोज करने की कैपेसिटी भी कम होगी। अब इसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात कर ले तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड, inertia of motion. Third, inertia of डायरेक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, अगर इसको हमें अभी हम डिटेल नहीं बताएंगे लेकिन समझने के लिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको हम मोशन में लाना चाहते हैं तो वो अपोज करेगा। तो इस ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में है उसके अंदर जो इनर्शिया होगी उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसके अंदर अगर हम चेंज लाना चाहेंगे, रेस्ट में लाना चाहेंगे तो वो अपोज करेगा। तो उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। मतलब कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने दो, मोशन मत लाओ, और मोशन में है तो मोशन में रहने दो, रेस्ट मत लाओ, अपोज करना। अब एक थर्ड केस आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे उसको स्लाइटली चेंज करके हम लेफ्ट राइट बैकवर्ड अप किसी भी तरह की डायरेक्शन में चेंज करते हैं तो उसको भी एक अपोज करता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है
उसी डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हेन अ बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली द पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड इट फॉल्स बैकवर्ड। ये खुद फील कर सकते हैं आप स्कूल बस में जब बैठे हों, उस समय बस भी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में हैं। बस अचानक स्टार्ट होती है, सडनली स्टार्ट होती है और चलती है, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। कभी आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा बैठ करके। सेकेंड, द कारपेट इज बीटन विद स्टिक टू रिमूव डस्ट पार्टिकल। हम लोग कारपेट को साफ करते हैं, विंटर सीजन में ब्लैंकेट को साफ करते हैं तो उसको स्टिक से, डंडे से पीटते हैं, जिससे होता क्या है कि जो कारपेट का सरफेस होता है वो मोशन में आता है, डस्ट पार्टिकल डस्ट में रहते हैं, एज अ रिजल्ट दे रिमूव आउट, वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन अ ब्रांच ऑफ ट्री इज विग्रेसली सेकन। हम किसी भी ब्रांच को, पेड़ की डाली को हिलाते हैं जोर से, तो उसमें लीव्स या कुछ फ्रूट्स भी नीचे आ जाते हैं अगर लगे होते हैं। ऐसा होता है कि ब्रांच, in this case branch comes in motion but leaves are in rest position and due to inertia of rest they fall from the tree. Inertia of motion, the passengers fall forward when a fast moving bus stops suddenly. आप जब कभी स्कूल बस में बैठेंगे या कहीं पर भी बैठिए गाड़ी में, ड्राइवर अगर अचानक ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ जाते हैं, तो ये होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड अ लगेज इज यूजुअली टाइड विद अ रोप ऑन द रूफ ऑफ द बसेज। छत, जो हम लोग लगेज ले जाते हैं, ज़्यादा लगेज होता है तो उसको हम छत पे बांध देते हैं, लेकिन उसको रस्सी से बांधते हैं, नहीं तो वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो गिर जाएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, व्हेन अ बस ड्राइवर नेगोशिएटिंग अ कर्व ऑन द रोड, उसका कर्व पाथ पे जब जाता है, यूं किसी कर्व पाथ पे, पैसेंजर फॉल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व रोड। अगर वो बस ड्राइवर ने अचानक कहीं यू टर्न पे बस को टर्न किया तो पैसेंजर्स भी डायरेक्शन का चेंज हो जाता है। ये होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और एक केस और देखा होगा, द वाटर पार्टिकल्स स्टिकिंग टू द साइकिल टायर आर फाउंड टू फ्लाई अप टेंजेंशियली। हम कभी साइकिल चलाते हैं तो जो वाटर पार्टिकल अगर कई बरसात में, तो ये पार्टिकल इसके साथ लगे हुए नहीं जाते, ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। इसको टेंजेंट वर्ड बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट। जैसे अगर कभी किसी सर्किल की बात अगर हम कर लें और इस पर एक ये आउटसाइड से पॉइंट टच करके निकलता है तो उसको टेंजेंट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो वाटर पार्टिकल टेंजेंशियली जाता है। ऐसे ही अगर हम कोई भी एक स्टिक ले लें, उसमें एक रोप पर एक स्टोन यहाँ पे बांध के और इसको ऐसे राउंड से घुमाते हैं, तो राउंड से घुमाते घुमाते एक टाइम के बाद में अगर ये रोप अलग हो जाती है या स्टोन अलग होता है, तो वो राउंड में ना करके वो ऐसे जा करके वो टेंजेंशियली का मतलब इस डायरेक्शन जा सकता है, इस डायरेक्शन जा सकता है, किसी जिस पॉइंट से मूव करेगा, इस पॉइंट पे है तो वो स्ट्रेट जाएगा, यानी कि वो सेंटर से 90 डिग्री के बेस पे जाएगा। ये इसका होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक टॉपिक हमारा नेक्स्ट और होगा, हम उसके बाद बताएंगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इस टॉपिक का यूज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इट इज अ प्रोडक्ट, बहुत सिंपल वर्ड में हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाई स्मॉल p, दैट इज P इज इक्वल टू mv। ये फार्मूला इसका होता है, P इज इक्वल टू mv। इसको मोमेंटम बोलते हैं या लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। हमने फिजिकल क्वांटिटी लास्ट वीडियो में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट की बात करें, इट्स यूनिट इज
मास की यूनिट सब लोग जानते हैं किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो फाइनली इसकी यूनिट क्या बन गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये याद कर लेंगे, किलोग्राम मीटर पर। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज इन रेस्ट पोजीशन, तो रेस्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी, तो ये ओवरऑल मोमेंटम उसका जीरो कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहीं तक बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।